हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ये है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हरित क्रांति पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ एक टॉपिक है उनमें से एक है आपका हरित क्रांति। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सवाल हो, चाहे मेंस में हो या प्री में हो। तो जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी या यूपीपीएससी इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए। बहुत सारे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल के रूप में आपको मिलेंगी। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग एकदम नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि उनसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था और ये उनके द्वारा एक पहला प्रयास था। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट बाद में हुई है। ठीक है ना। तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरित क्रांति तो पहले जान लें कि इसका मतलब क्या होता है। हरित क्रांति का मतलब क्या है इसको पहले समझ लें। तो इसका जो सीधा मतलब है ना, वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको बढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है ना। तो हरित क्रांति का मतलब किसी हरी चीज़ को बढ़ाना, मतलब जैसे जो कृषि में उत्पाद होते हैं, जो कृषि प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उनको बढ़ाना। ठीक है ना। तो हरित क्रांति का उद्देश्य यही है। ठीक है ना। अब दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक जो है वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हरित क्रांति के शुरुआत की। उसका पहला विचार रखा कि कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक टाइम पर ऐसा होता था 1960 के दशक में कि बहुत व्यापक लेवल पर भुखमरी देखने को मिलती थी। जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा था, लैंड कम था, एग्रीकल्चर लैंड कम था, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर भुखमरी देखने को मिलती थी क्योंकि जो प्रोडक्शन था बहुत कम था। और उसके पीछे रीज़न यही था कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे उनका प्रयोग किया जा रहा था, नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग नहीं हो रहा था। तो जो आपका हरित क्रांति वो कहीं ना कहीं क्या है, एक नया तरीका लेकर के आया, एक नया वैज्ञानिक मॉडल लेकर के आया जिससे प्रोडक्शन को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया गया और उसके बाद में लोगों को भूख से मरने से बचाया गया। शायद आपको याद हो, यदि आप राजनीति से जुड़े होंगे, कुछ चीज़ें आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले अमेरिका और यूरोप के लोग दरेरा देते थे कि हम तुमको गेहूँ नहीं देंगे, हम तुमको ये नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता था। जो है चाहे वो चावल हो या गेहूं हो, तो हमें निर्भर होना होता था, चाहे चाइना पर हो या अमेरिका पर। तो इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसका पेट भरने के लिए हमें बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो हरित क्रांति एक माइलस्टोन है, आगे पूरी बातचीत करेंगे। ठीक है ना। तो वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के लिए विकसित करने की उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी उनको दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिससे बहुत सारे लोगों को शांति मिली। और शांति कैसे मिलती है? किसी भूखे आदमी से पूछे कि शांति क्या होता है तो थप्पड़ मार देगा आपको, बोलेगा पहले यार खाना खिलाओ उसके बाद में शांति वांति की बात करना। तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। ये सवाल जब एक बार पीसीएस में पूछा गया, लोग हैरान हो गए, वो कहीं से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता है। क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ तो अधिकतर ऐसे लोगों को मिलता है जो किसी युद्ध में शांति की बात कर रहे हो, कहीं पर बहुत सारा जो है क्राइम हो रहा है तो उसको मैनेज किया हो तो वहाँ पर शांति, या कोई टेररिज्म से लड़ रहा हो तो ऐसी जगह पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। बट नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और भारत के जो नॉर्मन बोरलॉग है, यानी कि जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को आगे बढ़ाया, जो जिसके जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। MS स्वामीनाथन का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और जो वनडे एग्जाम होते हैं उसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए जो है उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। तो हरित क्रांति कई चीज़ों पर डिपेंडेंट थी। सबसे पहली बात तो जो बीज थे वो नए थे, उनको प्रयोगशाला में बनाया गया था। पहले क्या करता था, किसान बीज अपने घर पे तैयार करता था, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें क्या हुआ कि जो बीज हैं वो प्रयोगशाला में तैयार होने लगे ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस जो है उत्पन्न कर पाएँ। और दूसरी बात ये हुई कि जो
तरीका था खेती करने का, उसमें बदलाव किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया और उससे उपज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इसकी जो प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिली, बहुत बड़े लेवल पर मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी सफलता देखने को मिली। आप जो अभी पंजाब का रीजन देखते हैं पूरा इंडिया का, वहाँ पर पंजाब में आप समझिए कि पंजाब एक ऐसा जगह है जहाँ की जो भूमि है ना, वो चावल के जो है उत्पादन के लिए ठीक दशा उसकी नहीं होती है। फिर भी वहाँ पर जो है नहर बनने के बाद में और जब पानी पहुँच गया उसके बाद में जो हरित क्रांति है ना, उसने एक क्रांति ला दी और पंजाब बहुत समृद्ध हो गया। ठीक है ना। तो 1967-68 तथा वर्ष 1970-78 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाली देश की श्रेणी से निकाल करके विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो ट्रांसमिशन है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि एक एकदम से गरीब और एकदम से अमीर हो जाए। यानी कि जो भुखमरी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा था इंडिया में, लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन आता है बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होते हैं और हम जो कृषि उत्पादन है उसमें अग्रणी देश में बन करके आगे आते हैं। तो हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे, इनको देख लेते हैं। मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लघु अवधि के लिए। तो जो लघु अवधि के लिए जो उद्देश्य थे वो क्या थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या बहुत व्यापक लेवल पर थी, क्योंकि हम चाइना से हारे थे, उसके बाद में पाकिस्तान से भी 65 में हमारा युद्ध हो गया, तो बहुत बड़े लेवल पर भुखमरी की स्थिति थी। हम नए नए आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास संसाधन भी बहुत कम थे और जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उसको दूर करना हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो नया करना ही था। और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और उसी आवश्यकता ने हमें हरित क्रांति की ओर मोड़ा और उसके जो फायदे हैं वो आज तक हमें मिल रहे हैं। दीर्घ अवधि के लिए क्या थी, तो दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, ये भी एक उद्देश्य था। अभी आप देखेंगे वर्तमान में भी यदि आप देखते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको तो बहुत ज़्यादा लोग काम करते हुए मिलेंगे। वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोज़गार मिलता है। हालांकि उस रोज़गार का उनको कितना जो है वो उससे सुनिश्चित हो पाते हैं ये मैटर नहीं करता, बट रोज़गार तो मिलता है। आप गांव में देखिए, आप किसी गांव में चले जाइए, गांधी जी कहते थे भारत गांव में बसता है, तो गांव में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अगर 1000 लोग गांव में रहने वाले हैं पूरा मिला करके, तो वहां पर आपको जो है 50 से 100 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो बाहर कहीं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बाहर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। आपको मोस्टली यानी कि 70 से 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर ये क्या है, रोजगार प्रदान करता है। तो ये भी एक उद्देश्य था। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन जो है, स्वस्थ पौधे का उत्पादन करना जो कि अनुकूल विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखेंगे हम कृषि का वैश्वीकरण। कृषि का वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो गैर औद्योगिक राष्ट्रों में एक प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्र में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहन देना। तो ओवरऑल ज्ञान को आगे बढ़ाना, ताकि जो एक वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि पूरी दुनिया समृद्ध हो, ऐसे जो है उद्देश्य भी थे हरित क्रांति के। हरित क्रांति के मूल तत्व क्या है उनको देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र का विस्तार। यद्यपि वर्ष 1947 से ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में को विस्तारित किया जा रहा था, परंतु यह खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब तक आप पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाते हैं तब तक आप भुखमरी को कम नहीं कर पाते। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रयास किए 47 के बाद से ही, लेकिन वो उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में आपको देखने को मिलता है। तो हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। ठीक है ना। आगे देखते हैं दोहरी फसल प्रणाली। दोहरी फसल प्रणाली क्या है, हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी दोहरी फसल प्रणाली। इसके तहत वर्ष में एक के बजाय 2 फसल को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर धान को जो है उत्पादित करने में 3 महीने लगता है, तो अगर उसको किसी तरीके से उसको 1.5 महीने में कर लिया जाए या 2 महीने में कर लिया जाए, तो आप 1 महीना या 1.25 महीना बचा पाते हैं
खेत को खाली कर पाते हैं और उसमें कुछ और आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कोशिश किया गया क्योंकि बीज ऐसे बनाए जाए कि उनका जो लाइफ टाइम हो वो कम हो, यानी कि बहुत जल्दी वो अपना प्रोडक्शन करके फिर जो है उनको हटा दिया जाए खेत से। तो ये जो है एक तरीके से एक ही लैंड का प्रयोग बार बार करने के लिए भी कहीं ना कहीं इसने प्रोत्साहित किया, जिसे दोहरी फसल प्रणाली कहा जाता है। प्रतिवर्ष एक फसल को प्राप्त करना था, इस तथ्य पर आधारित था कि बरसात का मौसम वर्ष में केवल एक बार ही आता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि जो परंपरागत कृषि है उसमें जो डिपेंडेंसी है वो किस पर है, बरसात पर है, मौसम पर है, मानसून पर है। तो मानसून तो आपका एक ही बार साल भर में आता है, तो इसीलिए जो आपका जो कृषि मॉडल था वो इसी तरीके से था कि एक लंबे समय के लिए खेती होती थी। बट क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में आपको एक बदलाव देखने को मिलता है कि सिंचाई के नए साधन बनाए जाते हैं, चाहे वो नहरों का निर्माण करना हो, चाहे वो टेबल पंप का लगाना हो, या जो पंपिंग सेट है उनका धीरे धीरे प्रयोग बढ़ाना हो। तो इन सब ने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। हरित क्रांति के दूसरे चरण में जल आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, बांधों का निर्माण किया गया और अन्य सरल सिंचाई तकनीकों को भी अपनाया गया। उन्नत आनुवांशिक बीजों का उपयोग, श्रेष्ठ आनुवांशिक बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। यानी कि ये क्या था, ये पूरा साइंटिफिक वाला एरिया था, बाकी जो चीज़ें थी वो तो सहायक थी, बट ये जो है सबसे जो है केंद्र का काम था, यानी कि पूरा सेंट्रलाइज काम यही था कि जो बीज बनाए जाएंगे ना वो बहुत ही बेहतर लेवल के होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन आपको उन्हीं से लेना है अल्टीमेटली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ की नई किस्मों को विकसित किया गया, ठीक है ना। और क्रांति में शामिल जो महत्वपूर्ण फसल है वो क्या है, मुख्य रूप से तो गेहूं जो है ना, इसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन आया। गेहूं के प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि गेहूं रबी फसल है, ठंडी में इसकी बुआई की जाती है, बारिश का मौसम नहीं होता है, कई बार पानी आपको उसको देना पड़ता है। बट एट द टाइम जब आप पारंपरिक खेती कर रहे होते हैं तो पानी की बरसात तो जून जुलाई में होती है, जो कि मानसूनी वर्षा होती है। तो इसीलिए गेहूँ का उत्पादन इंडिया में बहुत कम होता था बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल फसल हुआ वो गेहूं हुआ, क्योंकि हम सिंचाई के नए साधन और उसका जो एक टाइम पीरियड है उसको भी घटा पाए। तो इसलिए सबसे अच्छा असर जो है गेहूं पर पड़ता है, उसके बाद में चावल है, आपका बाजरा है और मक्का है। गैर खाद्यान्न फसलों में भी इसकी भूमिका आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो है इसको गैर खाद्यान्न फसलों को इस रणनीति से बाहर रखा गया, फिर भी जो इसका एक इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं पड़ता है, तो उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलता है। गेहूँ कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा है, मैंने बताया आपको कि वो सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस तरीके से आमूल-चूल परिवर्तन किया पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने बात किया पूरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके बारे में। इसके अलावा भारत में जो अलग अलग सेक्टर को उसने प्रभावित किया उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। भारत में वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से वो जो है भूख को कम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव जो कि इंडिया में देखने को मिले, उनका पूरा आंकड़ा क्या है उसको हम देखेंगे। औद्योगिक विकास में किस तरीके से वो एक जो है सुधार के रूप में आया और उसने हेल्प किया औद्योगिक विकास को। इसके अलावा जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनका भी आकलन करना जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिली उसके पीछे रीज़न क्या था उनको भी हमें समझना है अच्छे से। इसके अलावा हमको बात करना है कि जो पानी की खपत बढ़ी उससे जो मरुस्थलीकरण बढ़ने की संभावना है उसके पीछे क्या रीज़न है, बेरोजगारी भी आपको देखने को मिली। इसके अलावा हम देखेंगे कि हरित क्रांति कृषि योजना जो है, बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलाई गई, वो क्या है। तो इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सारी डिस्कशन अगली क्लास में होंगी। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। कुछ सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे जहां से आपको छोड़ा है उसके आगे, यानी कि भारत में क्या इम्पैक्ट रहा हरित क्रांति का, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।